स्टडी IQ के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। समय के साथ बदलना और अपने आप को ढालना बेहद जरूरी होता है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो समय की तुलना में पिछड़ जाते हैं। एक वक्त था जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। फिर समय ने करवट ली और दुनिया भर में लोकतंत्र का आगाज हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत होती है इलेक्शन से। एक लोकतंत्र में इलेक्शन ही उस देश के भविष्य को निर्धारित करता है। दरअसल इलेक्शन के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद और राज्य की विधानसभाओं को भेजती है, जो उनके लिए कानून बनाते हैं। और ये लोकतंत्र की एक अनोखी अवधारणा है, जहां सभी लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन जब पूरे साल भर इलेक्शन ही होते रहे और देश इलेक्शन मोड में ही रहे, तो जरूरी कानून और नीति निर्माण का समय कब मिलेगा? तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सामने आया है। वैसे तो देश में ये कोई नई चीज नहीं है। न केवल हमारे देश में एक साथ इलेक्शन हुए हैं, बल्कि आज भी दुनिया के कई देशों में एक साथ इलेक्शन होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आजादी के बाद भी एक साथ इलेक्शन होते थे, तो आज क्या प्रॉब्लम है कि कुछ लोग एक साथ इलेक्शन कराने के विरोध में हैं? इतने लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस लगातार बनी हुई है, लेकिन सरकार इसे अभी तक लागू क्यों नहीं करा पाई है? तो चलिए आज के इस ऑडिटोरियल में इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और ये देश के लिए क्यों जरूरी है। साथ ही समझेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और इसे लागू करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराया जाए। इतना ही नहीं, लोकसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों की वोटिंग भी लगभग एक साथ ही कराई जाएगी। बहरहाल इससे बार बार होने वाले चुनाव और इसकी वजह से होने वाले आर्थिक बोझ पर भी काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव 5 साल में होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। ऐसे में अगर कभी भी कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर से चुनाव कराना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सरकार को इस पर काफी खर्च करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। इस कमेटी के द्वारा देश में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की समीक्षा की जाएगी और चुनावों की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाने को लेकर बहस शुरू हुई है। दरअसल इससे पहले भी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विचार विमर्श होते रहे हैं। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 साल पहले 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। लेकिन साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराने के लिए कानून लेकर आएगी। उसके बाद साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये विचार सामने रखा और उसके अगले साल सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर एक कार्यपत्र तैयार किया। साल 2018 में विधि आयोग ने भी कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की जरूरत होगी। और फिर साल 2019 में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा साल 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह सक्षम और तैयार है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या देश में हमेशा से ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते आए हैं या फिर कभी एक साथ भी हुए हैं?
तो देखिए, ऐसा नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। ये सिलसिला बाद के 3 लोकसभा चुनावों में 1967 तक जारी रहा। वैसे तो ये सिलसिला पहली बार 1959 में तब टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और कुछ दूसरी वजहों से 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गईं, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव कराने पड़े। और फिलहाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग ही होते हैं और इस तरह पूरे साल भर देश चुनावी मोड में ही रहता है। लेकिन देश में एक साथ चुनाव कराया जाना क्यों जरूरी है, इस पर भी नजर डालते हैं। तो चलिए इसी के साथ चर्चा करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और 2015 से 2019 तक सदस्य रहे विवेक देबरॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भी साल ऐसा नहीं गया जब किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा के लिए चुनाव न हुए हों। बहरहाल आगे भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है और ऐसे में चुनाव के समय बड़े स्केल पर पैसा खर्च किया जाता है। जाहिर है वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव खर्च, पार्टी खर्च आदि पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि जब 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो 53 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। लगभग 1874 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और उस वक्त चुनाव खर्च लगभग 11 करोड़ रुपए था। जबकि 2019 के चुनावों में 610 राजनीतिक दल और लगभग 9,000 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 2019 के चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का चुनावी खर्च आया था। तो सबसे जरूरी है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इससे सार्वजनिक धन की बचत होगी, जिसे जन कल्याण के कामों में लगाया जा सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव से होने वाले अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता पर काबिज दल के नेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी निर्णय का सकारात्मक परिणाम जल्दी नहीं मिला तो उन्हें इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो सरकारों को कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं होगी और इसका फायदा लंबे समय में देश को ही मिलेगा। इसके अलावा 5 साल में एक बार चुनाव से सभी को अपने अपने स्तर पर तैयारी और निर्णय लेने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर फिलहाल देश में पूरे साल भर इलेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से न केवल सरकार बल्कि चुनाव आयोग भी पूरे साल भर इलेक्शन मोड में ही रहता है। अगर एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे तो चुनाव आयोग को अपनी तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। साथ ही चुनाव आयोग के पास इलेक्शन से हटकर दूसरे कामों के लिए भी वक्त होगा, जैसे कि चुनाव सुधार। आपको बता दें कि बार बार होने वाले चुनाव मतदाताओं के आकलन को भी प्रभावित करते हैं। जाहिर है जब एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाताओं को भी राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आकलन करने में आसानी होगी, जिसकी वजह से मतदाताओं के लिए ये निर्धारित करना आसान होगा कि किस राजनीतिक दल ने क्या वायदा किया था और उसे वास्तव में कैसे लागू किया। बहरहाल मतदाता सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि देश में अभी भी मतदाता उतने जागरूक नहीं हैं कि कैंडिडेट को सभी मानकों पर आकलन कर वे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर भारत जैसे लोकतंत्र के लिए कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। एक साथ चुनाव कराने से एक और महत्वपूर्ण फायदा देश को मिलने वाला है। सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर साल भर देश में कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकता है और सुरक्षा बलों का फोकस चुनावी सुरक्षा के बजाय देश की सुरक्षा की ओर लगाया जा सकता है। साथ ही एक साथ चुनाव कराने से समय की भी बचत होगी, क्योंकि अभी आमतौर पर यह देखा जाता है कि चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि दूसरे राज्यों में भी सरकारी कामकाज प्रभावित होता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दूसरे राज्य के मंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया जाता है। ऐसे में वे अपने दायित्वों को छोड़कर चुनाव जीतने में लग जाते हैं। इसके अलावा उपचुनावों समेत राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता भी लंबे समय तक लागू रहती है, जो विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बहरहाल देश हित के जरूरी मुद्दे कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस तरह अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इन सब झंझटों से बचा जा सकता है।
और देश को एक बेहतर शासन मिल सकता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कहना जितना आसान है, चुनौतियां भी तो कम नहीं हैं। तो चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की राह में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सबसे बड़ी चिंता की बात इसकी व्यवहारिकता को लेकर है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 5 साल तक रहेगा, बशर्ते इसे 5 साल से पहले भंग न किया गया हो। लेकिन अनुच्छेद 356 के मुताबिक कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे विधानसभाएं 5 साल से पहले ही भंग कर दी जाए। तो ऐसे में सबसे गंभीर सवाल यही उठता है कि यदि केंद्र या राज्य सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाती है तो आगे क्या होगा? क्या हर एक राज्य में दोबारा चुनाव होंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? अगर हर एक राज्य में दोबारा चुनाव होंगे तो इससे और भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में एक स्थिर सरकार अपना काम कर रही है वो दोबारा चुनावों में जाने के लिए क्यों तैयार होंगे? बहरहाल इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करने से न केवल विभिन्न परिस्थितियों और प्रावधानों पर विचार विमर्श की बेहद जरूरत होगी, बल्कि इससे केंद्र और राज्य संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद की अवधारणा से भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये इस धारणा पर आधारित है कि पूरा राष्ट्र एक है, जो अनुच्छेद 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत को राज्यों के संघ के रूप में स्थापित किया गया है। दरअसल इसी साल मार्च में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक ये सच है कि एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक खजाने में भारी बचत होगी, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों के साथ साथ अतिरिक्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की भी जरूरत होगी, जिस पर हजारों करोड़ों रुपए की एक बड़ी राशि खर्च हो सकती है। इसके अलावा संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना भी आसान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साथ साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन की जरूरत होगी। साथ ही हर एक राज्य और राष्ट्रीय पार्टी को भी इस बदलाव के लिए सहमति देनी होगी। बहरहाल एक साथ एक इलेक्शन कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि एक और चिंता का विषय ये है कि एक साथ इलेक्शन कराने से कहीं न कहीं क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय दलों को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जब एक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो वो क्षेत्रीय मुद्दों की तुलना में राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखेगा। बहरहाल इसकी वजह से राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा, वहीं क्षेत्रीय पार्टियां पिछड़ सकती हैं। और वैसे भी राष्ट्रीय और राज्य चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो पूरा फोकस राष्ट्रीय मुद्दों पर ही रहेगा, जिसकी वजह से भी क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित होंगे। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए सभी मौजूदा विधानसभाओं को भंग करने की जरूरत होगी। गौरतलब है कि फिलहाल विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं। कुछ का तो अभी आधे से ज्यादा कार्यकाल बचा हुआ है। आपको बता दें कि कोई भी विधानसभा तब भंग की जा सकती है जब राज्य में सरकार स्वेच्छा से इसकी सिफारिश करती है और राज्यपाल सहमति देते हैं। इसके अलावा जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश के माध्यम से इसे अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन चुनौती यही है कि एक स्थिर राज्य सरकार अपनी विधानसभा को क्यों भंग करेगी? एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल शायद ही विधानसभा भंग करना चाहेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या समाधान हो सकते हैं इसके? आपको बता दें कि 1983 में चुनाव आयोग की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया। 1999 में 170वें विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की और साल 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने भी एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। जब इन हाई लेवल समितियों ने इसकी सिफारिश की है तो कुछ तो समाधान जरूर रहे होंगे। बहरहाल भारत में 1951-52 से लेकर 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते रहे हैं। मुख्य समस्या केवल भारत की संसदीय प्रणाली द्वारा अपनाई जाने वाली परंपराओं को ध्यान में रखते हुए समन्वय की है। अगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है तो इस केस में सदन में दूसरे या तीसरे प्रमुख व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
या फिर सदन को अपना नेता चुनने का भी अवसर दिया जा सकता है। इससे वन नेशन वन इलेक्शन की निरंतरता नहीं टूटेगी। इसके अलावा संविधान में संशोधन कर ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है कि कोई भी विधानसभा जिसका कार्यकाल लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर, उसके बाद या उससे पहले समाप्त हो रहा है, तो उसका चुनाव लोकसभा के साथ ही किया जा सकता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति के मुताबिक एक साथ चुनाव से नुकसान की तुलना में फायदे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सवाल इसके क्रियान्वयन का बना हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संवैधानिक संशोधन। जब तक ये संभव नहीं होगा, वन नेशन वन इलेक्शन कागजों पर ही चर्चा बनकर रह जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श की बेहद जरूरत है। सभी राज्यों को भरोसे में लेना होगा और इसके लिए नवीनतम समिति का गठन इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, जो इसके फायदे और नुकसानों पर बारीकी से चर्चा कर हर संभावना का मूल्यांकन करेगी और संसद के पटल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लिहाजा सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही सरकार को ध्यान में रखना होगा कि इससे संविधान के मूलभूत ढांचे पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। चलिए अब टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी नोट कर लेते हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को हाशिए पर धकेल सकता है? इसके फायदे और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।